क्राफ्ट देख पा रहे हैं और विभिन्न राज्यों की जो वहाँ के अष्टलक्ष्मी राज्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें, ये प्रदर्शित करती हैं हमारे उस अतुल्य भारत की भी तस्वीर, अष्टलक्ष्मी राज्यों की तस्वीर, और प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें आपने देखी और प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे ख़ास बात है कि आईटी और ITES जो है वो इस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में ये एक बढ़ता उद्योग है आईटी, और जिसको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो उच्च साक्षरता दर है दीपक जी, और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाली आबादी इसे आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। देखिए, इसीलिए महोत्सव के दौरान टेक्निकल सेशंस रखे गए हैं जिसपे विचार विमर्श और जो इन्वेस्टर्स और जो लोकल टैलेंट है उनका मिलना भी होगा और आगे भी बात बढ़ेगी। देखिए, इसमें टेक्निकल सेशन में एक तो बात होगी विमेंस लीडरशिप, दूसरा होगा आईटी पे जी, तीसरा एक और होगा एनर्जी पे, फिर डिस्कशन होगी हेल्थ केयर पे, फिर होगी स्पोर्ट्स पे, फिर होगी आर्ट्स एंड कल्चर पे जी। इट्स लाइक अ शोकेस विंडो ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हैपनिंग इन दिल्ली। जी बिल्कुल, और ये सभी के लिए अवसर एक तरह से दे रहा है, दुनिया को तो ये को शोकेस तो कर ही रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या है, कैसे है जी, और कितने अवसर उसमें छुपे हुए हैं, क्या कुछ है वो तो बताता ही है। साथ ही साथ जो तमाम इसमें स्टेक होल्डर्स हैं अगर कहा जाए तो वो एक साथ आ रहे हैं, उनको एक मंच प्रदान कर रहा है ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव। जी 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 बिल्कुल। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है दीपक सर। बिल्कुल। सी ये जो है एक इन्वेस्टर्स राउंड टेबल भी ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे इवेंट, जिसमें दैट इज टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन नेटवर्क्स। नेटवर्किंग जो है बिजनेसमैन और आर्टिसन के बीच में यहाँ हो पाएगी, पार्टनरशिप इन द बिजनेस, और वो नई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ ईस्ट में भी इसमें अवसर मिलेंगे आपको। तो एक तरह से ये वन वे ट्रैफिक नहीं है जिसको कहते हैं कि कोई चीज प्रदर्शित कर दी गई, लोग आए उन्होंने देखा और चले गए, ऐसा नहीं है। यहाँ से B2B जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत होंगी यहाँ पे जी। तो ये इस तरह का पहला अवसर है, ये भी अपने आप में दूरगामी सोच है किस तरह से ये देखते हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, डोनर मिनिस्ट्री ने एक दो ऐसे फेस्टिवल कराए थे, लेकिन इतने वृहद स्तर पर जैसे आपने बताया ना कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो चाहे वो प्रदर्शनी हो, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़ी हुई जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको बढ़ावा देते हुए, फिर B2B की जो बात आप कर रहे हैं, पर्यटन को किस तरह से वहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है, बुनियादी ढांचे को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, तमाम कन्वर्सेशंस, तमाम डायलॉग्स, ये सारी चीजें शायद पहली बार हो रही है। इस महोत्सव में बायर सेलर्स मीट भी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडीलूम, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, जेम्स, ज्वेलरी और टूरिज्म ऑफ नॉर्थ ईस्ट शोकेस किया गया है। तो नेचुरली इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके रखा गया है ताकि जो बायर्स हैं वो लोग कांटेक्ट बना सकें सप्लायर से और आगे बिजनेस कर पाएं। जी बिल्कुल, एक बड़ा मंच है और बड़ा अवसर है तमाम सारे लोगों के लिए। और हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान रवि जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप इस विषय में जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्य हैं, उनकी भावनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है दिल्ली में, कितना महत्वपूर्ण है ये आप जानकारी दे रहे थे। जी बिल्कुल सही बात है। और पूर्वोत्तर की जो विशेषताएं हैं और पूर्वोत्तर की जो संपदा है, चाहे वो मानवीय संपदा हो या प्राकृतिक संपदा हो, इसके बारे में देश के दूसरे हिस्से के बारे में लोग बहुत कम जान पाए थे। लेकिन पूर्वोत्तर के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने पूर्वोत्तर को दूर नहीं बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर को जिस ढंग से फोकस किया, अभी ये जो दिल्ली में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, इसमें
देश भर के लोग इसको देखेंगे, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे और पूर्वोत्तर के बारे में उनकी एक समझ बनेगी। कई कारणों से पूर्वोत्तर के बारे में एक गलत धारणा बनती रही है, लेकिन ऐसे आयोजनों से वो पूर्वोत्तर के सामग्रियों को, हस्तकला को, पूर्वोत्तर के लोगों को, पूर्वोत्तर के कलाकारों को जब इतने करीब से देखेंगे तो उन्हें, उनके अंदर पूर्वोत्तर के प्रति एक आकर्षण बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के आयोजनों की जरूरत है और ऐसे आयोजन पूर्वोत्तर को शेष भारत से करीब लाते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी का देश कहा था और उसके पीछे उन्होंने यही नहीं किया। पूर्वोत्तर के जो इस तरह के आर्ट्स हैं, जो वस्तुएं पूर्वोत्तर में बनती हैं, पारंपरिक वस्तुएं, तो प्रधानमंत्री विदेश के कई राज्यों, कई देशों को उपहार के रूप में देते हैं, ये बताने और ये समझाने के लिए कि देखो पूर्वोत्तर क्या है। उन्होंने पूर्वोत्तर की क्षमता को पहचाना है और ये इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं पहले होते थे, लेकिन बहुत छिटपुट, बहुत वेल ऑर्गेनाइज वे में नहीं होते थे और प्रधानमंत्री का खुद इस आयोजन में आना पूर्वोत्तर के प्रति प्रधानमंत्री की जो लगाव है वह उसका एक ये प्रदर्शन है। ये जो इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं, जो बांस से बने हुए वाद्य यंत्र हैं, वो पूर्वोत्तर में जिस तरह की ध्वनि का संचार कर रहे हैं, जिस तरह की भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे दिल्ली और देश के दूसरे हिस्से के लोग इसको जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि पूर्वोत्तर की कितनी जो हस्तकला है, यहाँ पर जो वस्त्र विन्यास है, यहाँ पर जो रंगों का चयन और रंगों की विविधता है। बोडो जनजाति के वस्त्रों का रंग में एक पीलापन मिलेगा, तो आप जब मिजोरम की तरफ बढ़ेंगे तो एक अलग रंग दिखता है, मणिपुर में एक अलग रंग दिखता है और असम में भी अलग अलग जनजातियों में उनका एक अलग अलग रंग दिखता है। कहीं सफेद है, कहीं पीला है, कहीं गुलाबी है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं और इनका जो एक प्लेटफॉर्म वहां पर दिया गया है, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छा कदम है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि पूर्वोत्तर के लिए दिल्ली दूर नहीं है, अब पूर्वोत्तर देश की आत्मा है और पूर्वोत्तर अब दिल्ली के बिल्कुल करीब है। अब पूर्वोत्तर दूर नहीं, और दूसरी चीजें और भी हैं और सही मामले में अब पूर्वोत्तर दिल्ली से दूर इसलिए भी नहीं है कि आप तेज से तेज रेलगाड़ियां चल रही हैं, हवाई जहाज की सेवा लगातार विस्तार हो रहा है पूर्वोत्तर में। अरुणाचल प्रदेश के तेजू जैसे जगह से अब हवाई सेवा शुरू हो गई है। तो इस तरह से जो चीजों का विस्तार हो रहा है और जो चीजें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करती हैं और पूर्वोत्तर के लोगों को यह विश्वास दिलाती हैं, यह भरोसा दिलाती हैं कि वह देश के एक अभिन्न अंग है और दिल्ली के लिए जो महत्व आंध्र प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश का है, वही चीज पूर्वोत्तर के बारे में। जी बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए जो वाद्य यंत्रों को आपने देखा, अभी दीपक दीवान जी ने भी उनका जिक्र किया था, रविशंकर जी उनके विषय में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बेहद उत्सुकता के साथ उन्होंने इन वाद्य यंत्रों को देखा और विविध वाद्य यंत्र कुछ मुंह से फूंक कर बजाए जा रहे हैं, कुछ कैसे, कुछ एक बांसुरी बजाता हुआ एक युवक हमें दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर। तो ये बल्कि दीपक जी आप कुछ बताएंगे इस विषय में? ये जो आप बांसुरी बजाते हुए देखा आपने प्रधानमंत्री जिनको सुन रहे थे, ये गारो ट्राइब के हैं और ये गारो ट्राइब मेघालय में है जी। तो वहाँ पे इस तरह के इतने वाद्य यंत्र हैं जो लोकली प्रोड्यूस होते हैं और ढोलक से लेके बांसुरी से लेके वाद्य यंत्र बहुत हैं वहाँ पे जी। ये मेघालय के हैं गारो जी, और ये मेरे ख्याल से नागालैंड स्टॉल पे हैं जो आप दिखा रहे हैं जी। रविशंकर जी, संगीत जो है नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों के जीवन का, वहाँ के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। कैसे इसको परिभाषित करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं वो भी प्रदर्शित किए गए हैं प्रधानमंत्री के सामने। देखिए, संगीत पूर्वोत्तर के लोगों की जीवन शैली का एक हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है। पूर्वोत्तर के लोग बिना संगीत के रह ही नहीं सकते हैं, उनके जीवन में उसका प्रभाव है। अब असम में जो बिहू के समय जो कई वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, इसमें एक पेपा है। पेपा भैंस के सींग से तैयार किया जाता है और जब
बिहू करते समय युवतियां थिरकती हैं तो युवक उस पेपा से संगीत निकालते हैं, बांस से संगीत निकालते हैं। वो जो युवतियां हैं वो अपने माथे के खोपा में उसे टाके रहती है, वो बिल्कुल कंघी की तरह होता है, और फिर उसको मुंह पर लेकर उसका ध्वनि निकालती है। अगर आप हम बोडोलैंड में जाए तो वहां पर आपको शाम के समय या दिन में कोई ना कोई युवक आपको बांसुरी बजाता हुआ दिख जाएगा, और बांसुरी वो खरीद कर नहीं लाते हैं, अपने जंगल के बांस से खुद बांसुरी तैयार करते हैं। तो और इसलिए वो प्रकृति के साथ इतने जुड़े हुए हैं। अब अगर हम मिजोरम की बात करें तो वहां पर जो बैम्बो नृत्य जिसको बोलते हैं, और किस तरह से वो बांस पर आधारित पूरी नृत्य परंपरा और संगीत परंपरा है वहां पर, तो उनके लिए वह जो बांस के साथ एक लगाव है, उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा है। यही वजह है कि आज भी इतने सारे व्यावसायिक दबाव के बावजूद पूर्वोत्तर में जो जंगल, हरे भरे जंगल बचे हुए हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यह जो प्राकृतिक संपदा है पूर्वोत्तर के लोगों की जिंदगी और उनके जीवन शैली का एक हिस्सा है। और कई जगहों पर तो पहले लोग प्राकृतिक रंग का ही उपयोग करते थे, जंगल से लाकर अलग। और यह जो ये है हैंडलूम है, और इसमें एक युवती जिस ढंग से हस्त कपड़े तैयार करती है, ये शॉल, पूर्वोत्तर में आज भी महिलाएं ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो अपने कपड़े खुद तैयार करती हैं, और अपने घर के लोगों के लिए भी वह कपड़े तैयार करती हैं, और अपना बना हुआ कपड़ा वो खुद बेचती हैं। लेकिन अब समय की जरूरत यह है कि उनकी इस कला को थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में, थोड़ा सा व्यावसायिक वे में तैयार करने की जरूरत है, उनके उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वह जो उनकी कला है वह उनकी आय का एक आधार बन जाए। तो कुल मिलाकर अभी जो केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि पूर्वोत्तर में जो ये सारे हुनर हैं, इतने सारे कलाकार हैं, कारीगर हैं, उनकी उच्च दक्षता का व्यावसायिक उपयोग हो, उनकी आय का माध्यम वो बने, क्योंकि ये इंडिफरेंट है, ये अनछुआ पहलू है, और इसका एक बड़ा बाजार भी है। समस्या ये है कि वह उत्पाद उस बाजार तक पहुंचे कैसे, और जब वह उत्पाद बाजार में पहुंचेगा तो इसका सीधा लाभ कारीगरों को मिलेगा। तो उसका उत्पादन और फिर उसमें कुछ डिजाइन, कुछ और विशेष डिजाइन, उसमें कुछ सुधार की जरूरत, ताकि बाजार की जरूरत, उनकी जीवन शैली के आधार पर जो भी उत्पाद बने हैं, जो भी उनके परंपरागत उत्पाद हैं, वो बाजार तक पहुंचे और उसका लाभ जो है कारीगरों तक पहुंचे। जैसा कि अभी बता रहे थे कि सेलर और बायर मीट भी होने वाली है, दीपक जी बता रहे थे जी। तो इस तरह की चीजों की जरूरत है, और उसका एक बड़ा एक डिमांड है, मांग है। अब जो है पूर्वोत्तर से कई लोग यहाँ पर हैं जो कारीगरों से सामान खरीद कर देश के अलग अलग हिस्से के व्यापारियों को भेज रहे हैं वहां पर, चूंकि उसकी जरूरत है। अभी जैसे काजीरंगा में एक बड़ा केंद्र बना है इस तरह के उत्पाद, जंगल पर आधारित उत्पाद वहां पर, और इतनी, मैं जब वो काजीरंगा में उस सेंटर पर गया, इतनी भीड़ थी कि मुझे अपनी बारी आने के